डियर ऑल ऑफ़ यू, आज हम लोग हिस्ट्री करने जा रहे हैं और ये क्लास 9 से है। चैप्टर का नाम है नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर नंबर 3 है। ये सारे बुक्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल्स में करेंगे और जानेंगे। ये सारे पॉइंट्स लगभग 5 जो है वो बड़े पॉइंट्स हैं बुक्स के। उसके अलावा कुछ उसमें छोटे भी पॉइंट्स हैं, वो सारे हम लोग एक एक करके डिटेल्स में करेंगे और जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से एडवांस नोट्स के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। ओके, और अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट्स। पहला है हमारा इंट्रोडक्शंस में हम जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुए थे उसमें कुछ एलाइज फोर्सेस थे और कुछ एक्सिस फोर्सेस थे। यानी कि एलाइज पावर में कौन कौन से कंट्री आते थे और एक्सिस में कौन कौन से कंट्री आते थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा एक मेजर पॉइंट है बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में एक टेम्पोररी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हुई थी जिसे वीमर रिपब्लिक कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से करेंगे और जानेंगे, ठीक है, इस पैराग्राफ्स में। इसके अलावा हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ द वार का क्या इफेक्ट हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका इफेक्ट क्या हुआ था जर्मनी में और पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट पे है। तो यहाँ हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म्स एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो बहुत सारे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म्स आया था और वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें पूरे यूरोप कंट्री इन्वॉल्व थे और पूरे यूरोप कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी वो उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो इसी के बारे में हम लोग ईयर ऑफ डिप्रेशंस के बारे में डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो हिटलर राइज टू पावर। क्या रीज़न था जिसके थ्रू हिटलर जो है वो जर्मनी के पॉलिटिक्स में और यूरोप के पॉलिटिक्स में आया था, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और उसमें एक पॉइंट्स है दी डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी जिसका नाम था वीमर रिपब्लिक। तो हिटलर आने के बाद ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में जानेंगे। उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद हिटलर ने खुद को रूलिंग करने के, यानी कि अपने रूलिंग को करने के लिए जर्मनी के अंदर में रिकन्स्ट्रक्शन किया, यानी कि अपने हुकूमत को अपने जो रूलिंग पीरियड था उसे स्टार्ट किया, यानी कि उसे रिकन्स्ट्रक्शन में हम जानेंगे। नाजी वर्ल्ड व्यू में हमें जानना है कि जो हिटलर की एरियाज़ था वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जर्मनी तक ही लिमिटेड था, बल्कि हिटलर ने बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा किया था, तो उसके ऊपर अटैक करके, चाहे वो फ्रांस हो, बेल्जियम हो, पोलैंड हो, रसिया हो, ये सारे कंट्रीज़ के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि वो सारी जगह पर कहीं ना कहीं नाजी वाली जो आइडियोलॉजी है वो पाया जाता होगा। तो इसका मतलब है नाजी जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं था बल्कि वर्ल्ड व्यू बन गया था। तो यहाँ पर वही नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में जाना है। रेशियल यूटोपिया, जैसे हम लोग जानेंगे कि हिटलर जो था वो रेसिज्म के बेस पर लोगों को डिवाइड किया था, जिसमें बताया गया है कि सबसे जो प्योर रेस वाला जो पीपल ग्रुप्स था उसे नॉर्डिक जर्मन आर्यन कहा जाता था। ओके, तो वो इस तरीके से एक प्योर रेस वाला एक कंट्री बनाना चाहता था। ठीक है, तो उसमें हम रेशियल यूटोपिया में पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हिटलर्स ने स्कूलिंग सिस्टम से लेकर पूरे 18 ईयर्स ऑफ एज तक 3 ग्रुप्स बांटे हुए थे, जिसमें एक 10 तक था, एक 14 तक था और एक 18 तक था। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हिटलर जो था वो मदर्स को भी, यानी कि जो
मदर्स जो बच्चे को बर्थ देती थी उसे भी इनकरेज करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो प्योर रेस होता है उसको बर्थ दे। ओके, इसमें हम लोग करेंगे कि उस मदर्स को प्राइजेस वगैरह भी दिया जाता था हिटलर्स के टाइम में। इसके अलावा आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा जो मेजर 4 पॉइंट है उसमें एक ये भी पॉइंट है, आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा के बारे में पढ़ना है। प्रोपागेंडा है क्या? इसका मतलब है कि हिटलर जो वर्ड यूज़ करता था यानी कि लैंग्वेज और मीडिया को बहुत ही एक तरीके से केयरफुल्ली यूज जो है उस पीरियड में किया जाता था। हिटलर कभी जो है वो मर्डर, किलिंग या फिर एसिसिनेशन इस तरीके का वर्ड नहीं यूज़ किया, बल्कि अगर मान लिया जाए कि किसी को गैस चैम्बर में भेजना है या फेंकना है तो उसे इवैक्यूएशन बोला जाता था। जैसे किसी डिसेबल्ड पर्सन्स को किल करना है तो उसे यूथनेसिया कहा जाता था। तो इस तरीके से वो एक आर्ट के तौर पे लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो मेजर पॉइंट है 5, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके, ऑब्वियसली जो हिटलर्स के पीरियड्स में हुआ है यानी जो 52 टाइप्स के रेसेस के बारे में यहाँ बुक्स में दिए हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक रेस जो था वो प्योर था हिटलर्स के मुताबिक, यानी 51 जो ग्रुप्स थे वो प्योर नहीं था, जिसे हिटलर जो है वो अनडिजायरेबल लिस्ट में रखा था। तो कहीं ना कहीं ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है। ओके, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि उस टाइम्स की जो मीडियाज थी वो भी कहीं ना कहीं साइलेंट वे में हिटलर को सपोर्ट करती थी। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये सारा कुछ जो है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे। नॉलेज अबाउट होलोकास्ट। नॉलेज अबाउट होलोकास्ट में हम लोग को ये जानना है कि हिटलर्स के टाइम तक जो हिटलर्स ने एक हॉरर इमेज बनाया था जर्मनी के अंदर में और पूरे यूरोप्स के अंदर में, वो हिटलर्स के जाने के बाद दुनिया को पता चला। जैसे हम ये जानेंगे हिटलर्स के जाने यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में 45 के आसपास हिटलर्स के जितने भी सपोर्टर थे, नाजी सपोर्टर थे, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जो प्रूफ के तौर पे था। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हिटलर के जाने के बाद उस कुछ प्रूफ मिला कि वो किस तरीके की क्रुएलिटी या हॉरर टाइप्स का जो है वो रूलिंग सिस्टम जर्मनी के अंदर में बनाया था। ओके, तो ये सारे के डिटेल्स में हम लोग जानेंगे इस पैराग्राफ्स में और इस चैप्टर्स में। तो इस वीडियोस को अच्छा से समझने के लिए, इस चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए एंड तक आप हमारे साथ इस चैप्टर में बने रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर हम लोग जाने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 फोर्सेस के बीच में हुआ था, जिससे पहला है एलाइज फोर्सेस। तो एलाइज फोर्सेस में कौन कौन आता था? तो एलाइज फोर्सेस में जो आता था वो है हम यहाँ कह सकते हैं कि यूके था, फ्रांस था, ठीक है, और 1941 के में यूएसएसआर और यूएसए दोनों उसे ज्वाइन किए थे। इसके अलावा एक्सिस फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जर्मनी, इटली और जापान जो है वो आता था। ओके, चलिए अब यहाँ डिस्कस करते हैं बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक जो था वो एक रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम कह सकते हैं कि सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 14 से लेकर 18 तक या 1940 से लेकर 18 तक। ओके, उसमें ऑस्ट्रियन अम्पायर के अगेंस्ट में यानी जर्मनी, इसके अलावा इटली और जापान के अगेंस्ट में एलाइज फोर्सेस था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया जो था वो शामिल था। ओके, इसके अलावा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक पॉइंट्स है कि जर्मनी इनिशियली मेड गैन एंड ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। ओके, बोला कि जब जंग स्टार्ट हुआ यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में जर्मनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसने फ्रांस और बेल्जियम्स के एरियाज़ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके अलावा एलाइज ओन दी डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर। बोला कि इस तरीके से जो
एलाइज फोर्सेस थे वो लगभग वार जो है वो जीत लिया था, जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार कह सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग डिफीट ऑफ द इम्पेरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशंस ऑफ द एम्पायर गेव द अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट द जर्मन पॉलिटिक्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हुई, तो वो कहीं ना कहीं जो इम्पेरियल सिस्टम था, डिक्टेटरशिप सिस्टम था, उसको हटाने के बाद एक पार्लियामेंट्री टाइप्स की गवर्नमेंट बनी थी, या उसको अपॉर्चुनिटी मिला था पार्लियामेंट पार्टीज़ को गवर्नमेंट बनाने के लिए। और इस तरीके से जर्मन पॉलिटिक्स में एक पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की फॉर्मेशन हुई, जिसे हम लोग वीमर रिपब्लिक कह सकते हैं। A national assembly meet at Weimar Republic or in Weimar and established a democratic constitution with a federal nature। बोला गया कि एक नेशनल असेंबली की स्थापना हुई थी वीमर में। ओके, जो जर्मनी में एक जगह का नाम है वीमर में, वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की एक तरीके से इस्टेब्लिश की गई थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर रखा जाता था। फेडरल स्ट्रक्चर रखा जाने का मतलब कि 2 या ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स का गवर्नमेंट में बी एट सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, द पब्लिक हाउ एवर was not received well by its own, largely because it was forced to accept after the Germany defeat at the end of the First World War। बोला गया कि जो वीमर रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड हुई थी जर्मनी के अंदर में, उसे खुद लोगों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया, उसे नहीं एक्सेप्ट किया। रीज़न क्या था कि बताया गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का हारने का रीज़न है, उसका डिफीट जो है वो जर्मनी ने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, और इसमें हम लोग और कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे बहुत सारा वार कॉम्पेंसेशन वीमर रिपब्लिक ने एलाइज फोर्सेस को देने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। उसके बहुत सारे एरियाज़ को एलाइज फोर्सेस ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये सारा जो है वार गिल्ट ये अपने ऊपर ले लिया। तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो जर्मनी के लोग थे वो इसके अगेंस्ट में चले आए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Many Germans held a new republic responsible for not only defeat in the war but the disgrace at the Versailles। बोला गया कि बहुत से जो जर्मन लोग थे वो ये मानते थे कि वीमर रिपब्लिक जो है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिफीट का, और वही जो है वर्साइल्स ट्रीटी में सारा जो मामलात हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि वार गिल्ट, यानी मेन वार का जो रीज़न था वो जर्मनी ही था। जर्मनी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी। ओके, वर्साइल्स ट्रीटी में उसने एक्सेप्ट कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इफ़ेक्ट ऑफ द वार। इफ़ेक्ट ऑफ द वार में हम लोगों को जानना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के ऊपर क्या असर पड़ा था। यानी यूरोप के बहुत सारे कॉन्टिनेंट, यूरोप के बहुत सारे स्टेट जो है वो, यानी कंट्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी। ओके, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। द वार हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। बोला गया कि बहुत ही गहरा असर पड़ा था वार का, और पूरा कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट साइकोलॉजिकली तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर असर पड़ा था। यानी फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तौर पर बहुत गहरा असर पड़ा था यूरोप के कॉन्टिनेंट पे। ओके, जहाँ पर यूरोप जो था पहले क्रेडिटर था, उसके बाद वो डेब्टर बन गया। यानी कि जहाँ पहले कर्ज देने वाला था वहाँ पर वो अब कर्ज लेने वाला बन गया। ओके, द सपोर्टर्स ऑफ द वीमर रिपब्लिक वेयर क्रिटिसाइज्ड एंड बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्किल। ओके, बोला यहाँ पर जा रहा है कि जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और वो एक तरीके से जो इजी टारगेट बन जाते थे। लोग उसके ऊपर हमले करते थे जर्मनीज़ के अंदर में,
जो कि नेशनलिस्ट लोग हुआ करते थे। ओके, उनको उनके ऊपर अटैक करते थे, उनको बुरा भला कहते थे। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियन, एग्रेसिव वार प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकम इम्पॉर्टेंट। बोला गया है कि सोल्जर्स की जो लाइफ थी वो आम सिविलियन की तरह हो गई थी। एग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकम इम्पॉर्टेंट। बोला गया कि जो एग्रेसिव वार से रिलेटेड कुछ मैटर होता था वो एक तरीके से नेशनल ऑनर समझा जाता था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फ्रैगिल डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव, फ्रैगिल डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव एंड लीड टू द इंस्टेबिलिटी इन यूरोप। बोला गया कि जो कमज़ोर टाइप का एक तरीके से जो डेमोक्रेसी थी वो हालात को नहीं संभाल पाया, जिसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर में एक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। ओके, अस्थिरता आ गई थी। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ओके, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, इसमें हम लोग को जानना है कि जाहिर सी बात है कि क्विक जो है वो पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा था, यानी कि जहाँ पर पहले डिक्टेटरशिप थी वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट की मांग होने लगी थी। ओके, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस से भी यूरोप सफ़र कर रहा था, स्पेशली जर्मनी भी सफ़र कर रहा था। चलिए, द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक coincident with the uprising of the Spartacist League on the patterns of Bolshevik Revolution in Russia। बोला गया कि ठीक उसी वक्त जब वीमर रिपब्लिक की इनसे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जर्मनी के अंदर में, उस वक्त रसिया के अंदर में स्पार्सिस्ट लीग जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है रसिया में। और उसी बेस पे जो है वो डिमांड हो रहा था कि जर्मनी के अंदर में कोई इस्टेब्लिश्ड हो, ओके, बोल्शेविक रेवोल्यूशन टाइप की या स्पार्सिस्ट लीग के टाइप की। द स्पार्सिस्ट लीग फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जर्मनी पेव द वे फॉर द हिटलर। ओके, बोला गया कि स्पार्सिस्ट लीग की फॉर्मेशन हुई थी और इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जर्मनी में बना था। ओके, बताया गया कि यही पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी थी जो हिटलर को जर्मनी के पॉलिटिक्स में आने का एक रास्ता बनाया, यानी कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो हिटलर को एक रास्ता मिला कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स के थ्रू जर्मनी में एंटर करें। ओके, चलिए, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशंस was heightened by the economic crisis 1923 as Germany refused to pay the war repression. France occupied its leading industrial area ruled। ओके, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को वार कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था, नियर अबाउट 6 मिलियन पाउंड। ओके, हिटलर जर्मनी को देना पड़ता था गोल्ड के शक्ल में, यानी गोल्ड जो है वो देना पड़ता था एलाइज कंट्रीज को। तो क्या हुआ, जर्मनी इसको देने से रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसका जो सबसे फर्टाइल एरिया था जर्मनी का उसे फ्रांस ने ले लिया, यानी इंडस्ट्रियल एरिया को ले लिया, जिसका नाम था रूर रीजन, या हम कह सकते हैं कि उसे राइनलैंड्स वाला एरिया कहा जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इसमें। जर्मन रिटेलिएटेड विथ द प्रिंटिंग पेपर्स करेंसी रेकलेसली, द वैल्यू ऑफ द मार्क्स कोलैप्स्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड देयर वाज अ हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, यहाँ पर बताया गया कि जब इंस्टेबिलिटी चली गई, यानी कि इसका मतलब है कि जर्मनी जो गोल्ड की शक्ल में देता था उसने देने से मना कर दिया, तो इकोनॉमी के मामले में स्टेबिलिटी लाने के लिए जर्मनी जो है वो करेंसी को प्रिंट करने लगा, यानी उस वक्त जो जर्मनी की करेंसी थी उसे मार्क्स कहा जाता था।
ओके। और क्या हुआ, जब ज़्यादा मार्क्स की प्रिंटिंग होने लगी तो वर्ल्ड लेवल पे मार्क्स की जो है वो वैल्यू कम हो गई। ओके। और वैल्यू कम हो जाने की वजह से क्या हुआ, जो बहुत सारे गुड्स थे उसकी प्राइस बढ़ गई, है ना, प्राइस बढ़ गई और वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो मनी क्राइसिस, ओके, आ गया था जर्मनी के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयर ऑफ डिप्रेशन। ईयर ऑफ डिप्रेशन हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा ईयर जिसमें पूरे तरीके से जर्मनी जो है वो इनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया था। ओके। हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गया था। पीपल्स वेयर नॉट एबल टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड, दे वेयर सफर फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ओके। चलिए 1900 1924 to 1928 saw the stability, yet it was built on the saint. German was totally depend upon the short-term loans, largely from the US. बोला गया कि जो ग्रेट डिप्रेशंस आया था, लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास कोई नौकरी नहीं थी, रहने के घर नहीं थे, पैसे की वैल्यू कम हो गई थी, लोग अपना लाइवलीहुड नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। तो उस पीरियड्स में यूएसए जो है वो सामने आया जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए। और बताया गया कि 1924 से लेकर 1928 तक एक स्टेबिलिटी देखा गया, एक स्थिरता देखी गई जर्मनी के अंदर में। ओके। लेकिन ये जो सपोर्ट था यूएस का, बोला जा रहा था कि ये एक ऐसा सपोर्ट है जैसे सैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाने के जैसा, सैंड के ऊपर कभी भी जो है वो ढह जाए। तो ये बताया गया कि जर्मनी को शॉर्ट टर्म्स लोन दिए जाते थे यूएस के थ्रू। ओके। और इसके ऊपर जर्मनी का पूरा जो था वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इकोनॉमी जो था स्टेबल हो गया था। लेकिन उसी टाइम में क्या होता है, 1929 में जो सपोर्ट था यूएस का उसे उठा लिया गया। रीज़न क्या है, रीज़न बताया गया कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, यह है स्टॉक मार्केट्स जर्मनी का, यूएसए का, जो कि वो भी जो है वो डाउनफॉल हो गया, वो कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से जो सिचुएशन जर्मनी में थी वो सिचुएशन यूएसए में आ गया। ओके। यूएसए में आने का मतलब बताया गया कि ऑलमोस्ट जो है यूएसए की जो आमदनी थी वो 50% हो गया, यानी आधे से भी कम हो गया। ओके। और वहाँ भी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोग जो है वो अपने जो पैसे लोग बैंक में रखे थे वो भी सारा कुछ निकालने लगे। ओके। तो इस तरीके से सिचुएशन जो है वहाँ पर एराइज हो गया था। जर्मन इकोनॉमी वाज हिट बैडली, बुरी तरीके से जर्मन की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई। एंड इट लीड टू द सोशल अनरेस्ट, और इससे पूरे समाज में जो है वो बेचैनी मच गई थी। द मिडिल क्लास, द वर्किंग पॉपुलेशन वाज फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटराइजेशन। देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थे उनके अंदर एक प्रोनिट्रेनाइजेशन का डर आ गया था। प्रोनिट्रेनाइजेशन का डर कहने का मतलब कि एक अमीर से अमीर आदमी भी वो गरीब हो जाए। कैसे, मान लिया जाए कि अगर मार्क्स है, रुपये की वैल्यू, हमारी कंट्रीज की रुपये की वैल्यू अगर मान लिया जाए कि 100 रुपीज़ कम हो जाए, तो अगर बैंक में मान लिया जाए कि हम लोग 1000 रुपीज़ रखें और 100 रुपीज़ अगर कम हो जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा 1000 रुपीज़ है वो कहीं ना कहीं आकर 100 रुपीज़ हो जाएगा। ओके। यानी कि डायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं करेंसी की वैल्यू कम हो जाना है यहाँ पर। ओके। तो लोगों की जो सेविंग मनी थी उसमें भी कटौती हो जाएगी। तो ये लोगों के अंदर प्रोनिट्रेनाइजेशन का डर आ गया था। चलिए यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। वीमर रिपब्लिक हैड सम इनहेरिटेंट और इनहेरेंट
डिफेक्ट्स यानी बहुत सारी कमी थी वीमर रिपब्लिक्स के अंदर में। ओके, पहला कमी था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? बताया गया कि जर्मनी के अंदर में एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनती थी, यानी बहुत सारी पार्टीज थी, जो पार्टी जितना सीट लाता था उसके हिसाब से उसको गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। तो इस तरीके से जो बहुत सारी पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी उसे हम लोग कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, और वो बेस पे था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जितनी पार्टी जितनी सीट लाओगे उतने हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। आज भी इस तरीके की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप का गवर्नमेंट कंट्री इसराइल में चलता है। ओके, गुड। नेक्स्ट जो है वीमर रिपब्लिक में आर्टिकल 48 जो था वो एक तरीके से इनहेरेंट डिफेक्ट था, उसमें कमी थी। क्या थी कि आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट्स को पूरा जो है वो पावर था। क्या पावर था? कि वो जब चाहे इमरजेंसी को इम्पोज कर दे, सिविल राइट को सस्पेंड कर दे और अपने डेक्रीज के थ्रू रूल करे, यानी अपने जो मेंबर है उसके थ्रू रूल करे। तो ये कहीं ना कहीं ये एक डिक्टेटर्स की खूबी बता रहा है। ओके, इसकी डिक्टेटर्स की खूबी बता रहा है। तो ऑब्वियसली तो अगर डेमोक्रेसी में सारा पावर अगर एक आदमी के पास है तो वो डेमोक्रेसी रहा कहाँ? ओके, तो ये दो जो है वो वीमर रिपब्लिक में सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। ये इस चैप्टर का दूसरा बड़ा पॉइंट है, हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर किस तरीके से जर्मनी के पॉलिटिक्स में, या हम कह सकते हैं कि यूरोप के पॉलिटिक्स में आया था। ओके, चलिए। हिटलर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। ओके, हिटलर जो था वो ऑस्ट्रिया में उसकी बर्थ हुई थी 1889 में। ही अर्न मेनी मेडल्स फॉर ब्रेवी इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। ओके, बोला गया कि 1889 में वो ऑस्ट्रिया में उसकी बर्थ हुई थी, और ये भी बताया गया कि वो बहादुरी के बहुत सारे मेडल जो है वो जीता था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ओके, और जर्मनी की जो डिफीट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और उसके ऊपर जो कुछ हैरेस स्टेप लिया गया था, हॉरिफाइड स्टेप लिया गया था, उससे वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुताशिर हुआ था कि हम जो है वो जर्मनी को सपोर्ट या हेल्प करने के लिए हम जाएंगे। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज मेड हिम फ्यूरियस। ओके, सबसे ज़्यादा फ्यूरियस जो है वो हिटलर्स को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाया था, जिसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें जानना है कि वर्साइल्स की ट्रीटीज़ में बहुत हैरेस स्टेप और ह्यूमिलिएटिंग स्टेप्स लिया गया था जर्मनी के खिलाफ, यानी कि जर्मनी को ही मेन माना गया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीज़न है। उसके बहुत सारे एरियाज के ऊपर एलाइज फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। उसके ऊपर 6 मिलियन पाउंड जो है वो वार कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोला गया। उसके कोल डिपोजिशंस एरिया, उसके बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो एलाइज फोर्सेस ने ले लिया, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक डिप्रेशंस आ गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो ये सारा जो था मामला, हिटलर इससे एक घबराया हुआ था, फ्यूरियस हुआ था, और इसीलिए वो जर्मनी के पॉलिटिक्स में इन किया। ओके, चलिए। ही ज्वाइंड जर्मन वर्कर्स पार्टी विच वाज रीनेम्ड दैट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ओके, एंड लेटर केम टू बी नॉन एज नाजी पार्टी। ओके, पहले जो है हिटलर जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया जर्मनी के अंदर में, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना गया। बाद में फिर यही पार्टी जो है वो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा था। ओके, नाजिज्म बिकम द मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ओके, इकोनॉमी यानी कि जब डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जर्मनी के अंदर में, उसी वक्त जो है नाजिज्म एक बड़ा मूवमेंट बनकर उभरा था। ओके, उभरा था। The Nazi propaganda stirred the hope for better future, of a better future. Hitler was powerful and effective speaker. बोला गया कि जब वह ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जर्मनी के अंदर में,
तो उसी वक्त जो नाजी प्रोपेगेंडा था, यानी कि नाजीज का जो प्रॉमिस था, उसने पूरे जर्मनी को एक तरीके से हिला दिया कि वो जर्मनी को बेटर फ्यूचर देगा। और हिटलर खुद भी जो था वो एक पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव स्पीकर था, यानी कि जब वो अपना क्राउड के सामने कोई भाषण देता था तो पूरे क्राउड्स को अपने फेवर में कर लेता था। इस तरीके से उसके पावरफुल स्पीचेस होते थे। ओके, ही प्रॉमिस द पीपल्स अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट्स। ओके, हिटलर्स ने वादा किया था कि हम स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, यानी कि जर्मनी के पीपल से वादा किया था कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे जहां हर किसी को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगी। ओके, हिज पॉलिटिक्स इंक्लूड द सिग्निफिकेंट रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन द मास मोबाइलाइजेशन। ओके, हिटलर जब बड़ी बड़ी जो मैसिव रैलीज करता था, ओके, उसमें कहीं ना कहीं वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम के तहत करता था। यूनिफॉर्म सिस्टम्स कहने का मतलब कि हिटलर की जो बड़ी बड़ी रैलीज होती थी उसमें हम लोग देख लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर नज़र आते थे। उसके फ्लैग्स में रेड कलर्स में एक स्वास्तिका का साइन नज़र आता था। इसके अलावा एक टाइप का हिटलर क्या बोला जाए, सैल्यूट होता था। ओके, सो ओवरऑल ये क्या था, एक रिचुअल्स के मुताबिक होता था। एक हम कह सकते हैं कि लोग जो है मास मोबाइलाइजेशंस के तौर पर इसको यूज़ करते थे। ओके, नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा और ए सर्वाइवर। ओके, बोला गया कि नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो बहुत ही स्किलफुल तरीके से हिटलर्स को मसीहा बनाता था, सर्वाइवर बनाता था। यानी कि जो जर्मनी के लोग थे उसे जर्मनी के जो लोग थे हिटलर को मसीहा और सर्वाइवर के तौर पर देखते थे, और नाजी सपोर्टर को, नाजी जो प्रोपेगेंडा था उसे बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते थे। चलिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। हिटलर जैसे ही जर्मनी के पॉलिटिक्स में आया, उसने सबसे पहले ध्यान दिया कि किस तरीके से वीमर रिपब्लिक्स को ख़त्म किया जाए। ओके, वीमर रिपब्लिक को ख़त्म किया जाए। यहाँ एक चीज़ हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हिटलर जब जर्मनी के पॉलिटिक्स में एंटर हुआ तो उसने पार्लियामेंट में 2 इलेक्शंस लड़े। ठीक है, उस वक्त जर्मनी के पार्लियामेंट्स को कहा जाता था रिच स्टेट, यानी रिच स्टेट में 2 इलेक्शंस लड़ा। पहला इलेक्शन 1928 में जिसमें उसे 2.6% वोट मिला, और दूसरा इलेक्शन 1932 में लड़ा जहां पर उसे 37% वोट मिला। और इस तरीके से हिटलर जो था वो जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभरा। ओके, और इस तरीके से उसने जैसे ही रूलिंग संभाला जर्मनी का, सबसे पहले उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्शन करने की तरफ ध्यान दिया। ओके, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हिटलर जो है वो डिस्ट्रक्शंस करता है डेमोक्रेसी का। ओके, द हिटलर्स अचीव द हाईएस्ट पोजीशंस इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑन 30 जनवरी 1933। यानी कि हिटलर्स ने सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो था कैबिनेट मिनिस्टर्स में वो 30 जनवरी 1933 को अचीव कर लिया था। ओके, हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल्स। ओके, इस तरीके से बाद में हिटलर ने एक प्लान सेटअप किया कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स वाला गवर्नमेंट है उसे ख़त्म किया जाए। ओके, the fire decree on 1928, that means on 28 February 1933 suspended the civil rights like freedom of speech, press and assembly। बोला गया कि 28 फरवरी 1933 को हिटलर जो है वो एक फायर डेक्री लाता है। फायर डेक्री मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक लॉज है, वो लॉज लाता है, और उस लॉज के तहत क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सस्पेंड कर दिया जाता है, सिविल राइट्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है,
प्रेस को सस्पेंड कर दिया जाता है और असेंबली यानी कि लोगों को एक जगह जमा होकर मीटिंग करना, ये सारा जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द फायर डेक्री। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और जानेंगे कि जो रिच स्टेट था उसमें मिस्टीरियस फायर यानी कि उसमें एक आग लग गई और वो आग लगने से जो रिच स्टेट था वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो गया। ओके, इस तरीके से हिटलर का जो फायर डेक्री और भी उसमें हेल्पफुल हुआ था डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में। ओके, चलिए उसके बाद द कम्युनिस्ट वेयर द hurried pact of to new established concentration camp. All political parties were banned. Spectacle surveillance and security forces were created to control peoples and rule with the impunity. Okay? अब बताया गया कि हिटलर जो था वो ये फायर डेक्री लाने के बाद और इसके बाद एक और प्रपोजल लाया था हिटलर, जिसे हम लोग इनेबलिंग एक्ट कहते हैं। इनेबलिंग एक्ट के तहत हिटलर जो था वो जर्मनी का रियल डिक्टेटर बन गया। ओके, उसके तहत उसने क्या किया था कि मीडिया, आर्मी, इसके अलावा इकोनॉमीज, इसके अलावा जुडिशियरी, ये सारे के ऊपर जो है हिटलर का कंट्रोल हो गया, हिटलर्स का कंट्रोल हो गया। और ये लाने के बाद हिटलर जो है अपने इनेमी की तरफ दौड़ा, अपनी एनेमी की तरफ ध्यान दिया। एनेमी मतलब जो दुश्मन थे उसके, जिसमें एक कम्युनिस्ट को भी माना जाता था। बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। ओके, ऑल पॉलिटिकल, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो बैन कर दिया गया जर्मनी के अंदर में। और उसको स्पेशल टाइप ऑफ सर्विजिलेंस यानी कि जो हिटलर्स के खिलाफ अगर कोई साजिश करता था तो उसके लिए सर्विजिलेंस सिस्टम था, सिक्योरिटी फोर्सेस भी वो इसने इस्टेब्लिश किया। एंड वी आर क्रिएट टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद द इम्प्यूनिटी। बोला गया कि इस तरीके से वो लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया और जर्मनी के अंदर में रूलिंग करने लगा। ओके, तो ये था डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग आ जाते हैं कि हिटलर जर्मनी के अंदर में रूलिंग करने के लिए क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन किया था। ओके, चलिए ज़ाल्मर चार्ट्स, इकोनॉमिस्ट ज़ाल्मर चार्ट्स वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ economic recovery. He aimed full productions and full employment through the state funded work program. ओके, जो हिटलर्स के पीरियड में एक एफिशिएंट इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था ज़ाल्मर चार्ट्स। ज़ाल्मर चार्ट्स को हिटलर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, और उसने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया जैसे फुल प्रोडक्शंस एंड फुल एम्प्लॉयमेंट्स। और ये सारा जो फंड है वो स्टेट्स के थ्रू किया जाता था, जिसको स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। ओके, इसमें हम लोग एक और भी पॉइंट्स कुछ जानना है कि फुल प्रोडक्शंस एंड फुल एम्प्लॉयमेंट्स के अलावा उसने नेशनल सुपर हाईवेज को बिल्ड किया था। इसके अलावा उसने वॉल्क्सवैगन, पीपल्स कार, ये सारा जो है वो जर्मनी के अंदर में इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए इस्टेब्लिश्ड किया था। ओके, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शंस में हम ये भी जानेंगे कि हिटलर पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1933। 1933 में उसने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया। ओके, और उसने जो राइनलैंड्स एरिया था जो फ्रांस ने उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ले लिया था जर्मनी से, उसे दोबारा जो है वो रीऑक्युपाइड यानी उसके ऊपर कब्जा कर लिया 1936 में। और ऑस्ट्रिया के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया। ओके, और जर्मनी ने 1938 में हिटलर्स ने एक स्लोगन दिया था। जर्मनी में हिटलर्स ने एक स्लोगन दिया था 1938 में, वो था वन पीपल्स, वन अंपायर एंड वन लीडर। ओके, वन पीपल, वन अंपायर एंड
वन लीडर्स। ओके, सो इसे याद रखने की ज़रूरत है। अदर पॉइंट्स है हमारा, हिटलर्स इग्नोर्ड द चैट्स एडवाइस of not to invest hugely in the rearmaments. He then took the starting lane from the Czechoslovakia. Hitler had the unspoken support of the England. Here is unspoken support. यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो जैलमर्ट चैट्स था उसने हिटलर्स को एडवाइस किया कि हमें इकोनॉमी को रिकवर करना है, जर्मनी की इकोनॉमी को, तो हम लोगों को ज़्यादा वार जो है, जो इकोनॉमी है वो वार के ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, उसने एडवाइस किया, तो क्या हुआ, उसकी इस बात को हिटलर्स ने इग्नोर कर दिया और उसने वार का रास्ता अपनाया। ठीक है, उसमें उसने जो है वो चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा कर लिया, और ये सारा जो उसका फॉरेन पॉलिसी था कब्जा करने का, उसमें इंग्लैंड जो है वो अनस्पोकन सपोर्ट कर रहा था हिटलर को। ओके, क्यों कर रहा था, तो इंग्लैंड भी ये मानता था कि कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो हैरिस स्टेप लिया गया है, ह्यूमिलेटिंग स्टेप्स लिया गया है जर्मनी के अगेंस्ट में, वो गलत था। ओके, सॉरी, इसलिए जो है वो हिटलर, जर्मनी जो है उसको सपोर्ट कर रहा था। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, बताया गया कि हिटलर यहीं पर नहीं रुका था। ही चूज द वार एज ए वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। बोला गया कि इकोनॉमिक क्राइसिस को जर्मनी को निकालने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से जर्मनी को निकालने के लिए उसने वार का रास्ता अपनाया। ओके, वार का रास्ता अपनाया था। रिसोर्स वेयर टू बी द एकोमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशंस ऑफ द टेरिटरी। बोला गया कि अगर हम अपने कंट्री के बाउंड्री को बढ़ा रहे हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर कब्जा करके, तो उसका रिसोर्स भी तो हमारा हो जाएगा, और इस तरीके से हम इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 1940 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। दिस स्टार्टेड विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। बोला गया कि पोलैंड के साथ जो था वो एक पैक्ट साइन था फ्रांस और इंग्लैंड के साथ, कि अगर कोई भी पोलैंड के ऊपर अटैक करेगा तो ये अटैक फ्रांस और जर्मनी के ऊपर, फ्रांस और इंग्लैंड के ऊपर माना जाएगा। तो बताया गया कि इस तरीके से 1940 में जब पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया गया, तो उसके साथ उसके खिलाफ फ्रांस और इंग्लैंड भी आ गए। ओके, पोलैंड के साथ फ्रांस और इंग्लैंड भी आ गए जर्मनी के खिलाफ। इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था। यूएसए रिसिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वार। बोलता है कि यूएसए जो था वो अपने आप को बचा रहा था, अपने आप को रोक रहा था वार में इन्वॉल्व होने से। ओके, बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू द हिटलर्स एंड बोम्बार्डेड पर्ल हार्बर, द यूएसए एंटर द वॉर। बोला गया कि जब जापान ने यूएस के एक नेवल बेस कमांड एरिया था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, तो पर्ल हार्बर पे क्या किया, जापान ने बम्बार्डिंग कर दिया। ओके, बम्बार्डिंग कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूएस जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर गया। ओके, अब यहाँ पर जो था जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 कंट्री के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। ओके, उस पैक्ट का नाम था ट्रिपटाइट एक्ट, ट्रिपटाइट एक्ट। ओके, लेकिन इस तीनों कंट्रीज में हिटलर का ही ज़्यादा चलता था। ओके, हिटलर का ही ज़्यादा चलता था। तो इस तरीके से जापान जो अपना ताकत बढ़ा रहा था और उसने पर्ल हार्बर पे जो बम्बार्डिंग कर दी, उस वजह से यूएस भी जो है वो वार में एंटर कर गया। ओके, चलिए ये लास्ट पॉइंट है इस मेजर पॉइंट में। द वार एंडेड इन 1945 एंड हिटलर डिफीट एंड यूएस बॉम्बिंग हिरोशिमा एंड नागासाकी। ओके, बोला है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की एंड हुई और इस तरीके से हिटलर जो है वो हार गया था, और यूएस जो था वो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया था। ओके, न्यूक्लियर अटैक। ओके, तो ये आज भी इस चैप्टर्स का तीसरा बड़ा पॉइंट्स हम लोग करने जा रहे हैं, और ये है द नाजी वर्ल्ड व्यू।
हम लोगों ने पहले हिटलर्स की फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में किया था। उसमें हम लोग ये जाने थे कि किस तरीके से हिटलर जो था वो अपने जर्मनी के बाउंड्रीज़ को बढ़ाया था। उसने आसपास की कंट्री जैसे बेल्जियम है, उसके अलावा फ्रांस है, पोलैंड से, ये सारे कंट्रीज़ को के एरियाज़ को अपने एक तरीके से बाउंड्रीज़ को बढ़ाने में कब्जा कर लिया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नाजिज़म थी वो सिर्फ जर्मनी तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये सारी जगह पर जहाँ पर हिटलर ने कब्जा किया वहाँ पर नाजी आइडियोलॉजी पाया जा रहा होगा। ओके, सो इसीलिए इस तीसरा जो मेजर पॉइंट है उसका हेडिंग है नाजी वर्ल्ड व्यू। ओके, चलिए हम नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द नाजी ideology there was no equality between people, only racial hierarchy। ओके, मतलब कोई इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी मतलब रेसिज्म्स के हिसाब से कोई भी इक्वालिटी नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब है रेसिज्म मतलब हम लोग जानते हैं कि 52 टाइप्स के ग्रुप्स यानी कि रेसिज्म्स के लोग हिटलर्स ने उसके ऊपर या फिर एक हायरार्की लिस्ट बनाया था। यानी कि सबसे जो वर्स रेसिज्म था हिटलर के मुताबिक वो ज्यूज़ लोग थे। ओके, ज्यूज़ लोग थे, उस हिसाब से वो एक हायरार्की लिस्ट बनाया था। इसका मतलब है कि जो सबसे अच्छा था वो टॉप मोस्ट पे था, जो सबसे वर्स्ट था वो सबसे बॉटम में था। इसका मतलब जूस लोग थे वो सबसे जो है वो लोएस्ट यानी कि लो रेसिज्म वाले में हायरार्की लिस्ट में था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाजी क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम्स of creating exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were considered the undesirable। यहाँ थोड़ा सा जानना है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल के बारे में। डिज़ायरेबल हम लोग कहते हैं कि जो हिटलर ने जो लिस्ट बनाया था रेसिज्म के हायरार्की लिस्ट, ओके, उसमें दो ग्रुप्स के लोग थे। एक को उसको वो डिज़ायरेबल कहता था और दूसरे को अनडिज़ायरेबल कहता था। तो जो 52 ग्रुप्स हुआ करते थे, है ना, 52 ग्रुप्स, 52 ग्रुप्स में सिर्फ ओनली वन ग्रुप जो था वो हिटलर्स के मुताबिक प्योर था, यानी प्योर रेस वाला जो ग्रुप था उसमें वो था नॉर्डिक जर्मन आर्यन। बाकी जितने भी थे वो सारे लोग अनडिज़ायरेबल लिस्ट में रखा था। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ खास ग्रुप के लोग थे जैसे ज्यूज़ थे, जिप्सिस थे, ब्लैक पीपल्स थे, इसके अलावा रशियन लोग थे, पोल्स थे, ये सारे लोग जो है उसमें आते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वांटेड a society of pure healthy and Nordic Aryan। ओके, बोला जाता था कि हिटलर चाहता था कि एक ऐसा सोसाइटी बने जहाँ पर पूरे प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यन पीपल ही रहे। ओके, बाकी ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, इसके अलावा रशियंस, पोल्स, इवन जर्मन पीपल्स जो जो कि एबनॉर्मल हुआ करते थे, फिजिकली हैंडीकैप हुआ करते थे, ये सब को जो है वो हिटलर अनडिज़ायरेबल लिस्ट में रखा था। ओके, और ये सारे लोग जो हैं एक तरीके से सोसाइटी से इनको एक्सक्लूड करके रखा जाता था। ठीक है, एक खास जगह था जिसको घीटोस के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इन लोगों को रखा जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The other aspects of Hitler's ideology related to the political concept of Lebensraum और लिविंग स्पेस। बोला कि हिटलर का जो
दूसरा टाइप्स का आइडियोलॉजी, अगर आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो उसमें उससे ये भी रिलेटेड है कि उसका जो आइडियोलॉजी है वो जियो कंसेप्ट्स ऑफ लेवेंसरॉम से रिलेटेड है। यानी हिटलर जो था वो अपने जर्मन पीपल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाह रहा था, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करो, वहाँ पर जो जर्मन पीपल है उसको रहने के लिए जगह भी मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट्स भी मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से वो लिविंग स्पेस चाह रहा था दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करके, और यही जो था वो हिटलर्स का एक आइडियोलॉजी भी होता है जिसे जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Jews were worse suffering नाजी जर्मनी। बोले कि सबसे ज़्यादा जो है वो अगर खतरे में था या सबसे ज़्यादा सफ़र किया था तो वो थे ये जूज लोग। ओके, हिटलर्स बिलीव pseudo scientific theory of race which said that the conversation was no solution to the Jews, okay, Jews problem. It had to be solved through their total elimination. इसमें ये है कि सबसे जो ज़्यादा सफ़र किया था हिटलर्स के टाइम में, झेला था, वो थे ज्यूज़ लोग। ओके, हिटलर ये बिलीव करता था सूडो साइंटिफिक थ्योरी पे। सूडो साइंटिफिक थ्योरी क्या है? ये एक तरीके से फॉल्स टाइप का थ्योरी है जो कि रेसिज्म्स के बेस पर आधार था। ओके, हिटलर्स के मुताबिक कि इसका कोई कन्वर्सेशन नहीं करना है, कोई इससे समझौता नहीं करना है, दैट मीन्स जूस लोगों से। ओके, और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? कि उसको पूरे तरीके से सोसाइटी से एलिमिनेट कर दो, यानी कि हटा दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 1933 to 1938 the Nazism terrorized, purged and segregated Jews, compelling them to leave the country. यहाँ पर 1933 से 38 तक जूस लोग का हर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। उनको प्रॉपर्टी छोड़ के जाने के लिए कहा जाता था, उनको पॉपुलेशन से अलग रखा जाता था। ओके, और उनको इतना हद तक मजबूर कर दिया जाता था कि वो कंट्री छोड़कर चले जाएं। ओके, द नेक्स्ट फेज, दूसरे फेज जो था हिटलर्स का इनके ऊपर अत्याचार, वो है 1939 से 1945। ओके, द एम एट concentrating them in certain areas, then killing them in gas chamber in Poland. ओके, पोलैंड के ऊपर जो कब्जा किया था और जो पीपल्स थे वहाँ पर जूस लोग, उसके साथ क्या कर रहा था? उसको सारे पॉपुलेशंस को अलग रखता था, प्योर रेस जो आर्यन थे उससे, और सारे कोई को अलग करने के बाद उनको गैस चैम्बर में थ्रोन कर देता था। ओके, जो घीटोज में अलग रखना और उन लोगों को किलिंग करना, वो पोलैंड्स को एक लेबोरेटरी के तौर पे मानता था कि यहाँ पर अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जिसे हम लोग इवेक्यूएशन कह सकते हैं। ओके, गैस चैम्बर में फेंक देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया है क्या? हिटलर जो ख्वाब देखा था कि उसको एक ऐसा स्टेट बनाना है, एक ऐसा कंट्री बनाना है जिसमें सिर्फ प्योर रेस आर्यन रहे। ओके, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन रहे। ठीक है, और उसके ऊपर उसने वर्क भी किया था। हम लोग ये जानते हैं कि 52 जो ग्रुप्स के लोग थे उसमें से सिर्फ एक ग्रुप्स को वो चाहता था कि वो जर्मनी के अंदर में रहे। ओके, जर्मनी के अंदर में रहे, बाकी जो है वो एक तरीके से पैरिश हो जाए। ओके, ख़त्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनोसाइड एंड वार बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, सॉरी, जेनोसाइड का मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप को निशाना बनाकर पूरी पॉपुलेशंस को उसका ख़त्म कर देना, इसे जेनोसाइड कहते हैं।
और दूसरा है वार। ये दोनों बताया हिटलर्स का एक ही साइड्स के दो कोइंस थे, यानी कि एक ही कोइंस के दो साइड्स थे। ओके, जेनोसाइड और वॉर, इसके ऊपर हिटलर बिलीव करता था। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड। ओके, हिटलर जो था पोलैंड के ऊपर कब्जा करके उसका एरियाज को ले लिया था। पोल्स वेयर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्युपाइड। एथेनिक जर्मन्स ब्रॉट फ्रॉम द ऑक्युपाइड यूरोप्स। ओके, बोला गया था कि पोलैंड्स के ऊपर कब्जा करने के बाद जो पोलैंड्स के रहने वाले लोग थे उनको उसको होम छोड़ देने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी छोड़ देने के लिए हिटलर जो है वो मजबूर करता था। ओके, और वो कब्जा किए हुए लोगों को जगह पर वो जर्मन लोगों को रखना चाहता था। ओके ओके, तो ये याद रखना की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ इन नाजी जर्मनी। यूथ इन नाजी जर्मनी कहने का मतलब कि किसी भी कंट्री का जो यंग पॉपुलेशन होता है, यूथ पॉपुलेशन होता है, उसे एसेट कहा जाता है। एसेट का मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्री के डेवलपमेंट में काम करता है वो। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कि 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स के जो पॉपुलेशन होते हैं, यही जो है मेन यूथ ग्रुप्स होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए, या एसेट होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए। ओके, किसी भी कंट्रीज़ के लिए। तो हिटलर भी जो था वो स्कूलिंग वाले चिल्ड्रेंस, उसके बाद वाले जो चिल्ड्रेंस थे उसके ऊपर खास ध्यान रखता था। ओके, बच्चों को स्कूल्स में नाजी आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता था। ये सारा कुछ हम लोग जो पॉइंट है इसमें पैराग्राफ्स में करेंगे। ओके, चलिए। हिटलर फेल्ड दैट द स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी established by teaching Nazi ideology to the children. Okay, all schools were given German teachers. Children were divided into two groups, desirable and undesirable. बोला गया कि हिटलर ये चाहता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी उस वक्त ही बन सकता है जब बच्चों को स्कूल के अंदर में नाजी आइडियोलॉजी जो है वो सिखाया जाए। ऑल इस जितने भी स्कूल्स हुआ करते थे सारे स्कूल्स में सिर्फ जर्मन टीचर ही होते थे। ओके, और बताया गया कि स्कूल के अंदर में दो ग्रुप्स भी बनाए हुए थे। ओके, उसमें एक में डिज़ायरेबल और दूसरा जो था वो अनडिज़ायरेबल था। ओके, डिज़ायरेबल कहने का मतलब सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन, और दूसरा जो है अनडिज़ायरेबल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिप्सीज है, इसके अलावा पॉलिश पीपल हैं, इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप है, ये सारे टाइप्स के लोग आते थे उसमें। ओके, चलिए। बुक्स वेयर रीरिटन, रेशियल साइंस taught functions of the sports in school was to nurture the spirit of the violence and aggression. 10-year-old had to enter into the Jungvolk. Okay, at 14 years, all the boy joined Hitler Youth, and then in 80 year he has to join, or they joined लेबर सर्विस। ओके, बोला गया कि बहुत सारे बुक्स को दोबारा से लिखा गया हिटलर्स के टाइम्स में। उसमें एक खास सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जिसको रेशियल साइंस कहा जाता था। ओके, स्पोर्ट्स का क्या फंक्शंस है स्कूल के अंदर में, जैसे वायलेंस सिखाया जाता था बच्चों को, ज़्यादा एग्रेसिव रहने के लिए सिखाया जाता था। ओके, और इसमें एज के हिसाब से बहुत सारे ग्रुप्स को डिवाइड किया गया था हिटलर्स के टाइम में। जैसे जिसका 10 ईयर्स हो गया है वो एक ग्रुप था जिसको जंक बोल कहा जाता है, उसमें एंटर करता था। जिसका 14 ईयर्स हो जाता था वो हिटलर यूथ में ग्रुप्स में जो है वो एंटर करता था, और जिसका 18 ईयर हो जाता था फिर वो लेबर सर्विस को जाकर ज्वाइन करता था। ओके, तो ये यूथ लोगों का सिस्टम था हिटलर्स के अंडर में। ओके, अब आ जाते हैं नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में हम लोगों को पढ़ना है मदर्स के बारे में। ओके, हिटलर्स मदर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, उस मदर्स को जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बच्चों को बर्थ देता था। ओके,
चलिए, वुमेन्स वेयर टोल्ड टू बी गुड मदर्स, रेयर द प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। ओके, वुमेन जो को बोलता था वो कि ये माएँ जो है वो गुड मदर्स होती हैं और उनको गुड मदर्स बनना है। रेयर यानी कि प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को या का हमको पालन पोषण करना है। ओके, उसका देखभाल करना है। दे वेयर इनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बर्थ देने के लिए मदर्स को वो इंक्रीज करता था, इनकरेज करता था। दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर्स एंड रेसेस, उन लोगों को ये इनकरेज करता था कि वो आर्यन कल्चर्स को और उस रेस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और उसी को माने। दे वेयर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल्स एंड वेयर ऑल्सो entitled concession इन शॉप, मूवी थिएटर्स, ओके, एंड रेलवे फेयर। यानी जो मदर्स इस तरीके से आर्यन कल्चर्स को बढ़ावा देती थी या नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को बढ़ावा देती थी या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बर्थ देती थी इस तरीके के, तो उनको हिटलर जो है वो एक तरीके से कुछ उसको फेवर भी करता था। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट में उसको जो है वो कंसेशन मिलता था, कहीं शॉप्स में अगर कुछ खरीदने जाए तो वहाँ पर भी कंसेशन मिलता था। ठीक है, मूवी की अगर थिएटर्स की टिकट खरीदे तो वहाँ भी उसे कंसेशन मिलता था, रेलवेज के फेयर में भी उसे कंसेशन मिलता था। ये सारा जो था सिस्टम था मदर्स के लिए हिटलर्स के टाइम में। ओके, अब आ जाते हैं नीचे जो हमारा पॉइंट्स है। ऑनर्स क्रॉसेस वेयर अवार्डेड, ब्रॉन्ज क्रॉस was given to the 4 children, 6 silver for 6 and gold for 8. ओके, यहाँ पर बोला जाता है कि जो मदर 8 बच्चों को बर्थ देती थी उसे गोल्ड दिया जाता था, यानी गोल्ड मेडल मिलता था। 6 बच्चे को जो मदर बर्थ देती थी उसे सिल्वर मेडल मिलता था और जो 4 बच्चों को बर्थ देती थी उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता था। तो हिटलर्स के टाइम में इस तरीके से मदर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बर्थ देने के लिए इनकरेज किया जाता था और उस जो मदर्स बच्चों को ज़्यादा बर्थ देती थी उसे अवार्ड भी मिलता था। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा और जानना है कि जो मदर्स, यानी हिटलर्स के टाइम में एक क्राइम था कि कोई भी जर्मन वीमेंस जो है वो अदर टाइप्स यानी अनडिज़ायरेबल लोगों से या रेस से अगर किसी भी तरीके का रिलेशन रखती हैं तो उसे सीवियर पनिशमेंट यानी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलता था। जैसे पनिशमेंट क्या मिलता था, ये हिटलर ये समझता था कि इसने जो कंट्री का प्राइड है उसके खिलाफ हो गई है, यानी जो जर्मनी को उसने बेइज्जत किया है, तो उसके लिए हिटलर उसे पनिशमेंट, जैसे मदर्स को पनिशमेंट देता था। ठीक है, पनिशमेंट देता था। क्या पनिशमेंट देता था? उनके बालों को पूरी तरीके से एक तरीके से मुड़वा कर, जो गली चौराहे हुआ करते थे वहाँ पर उसे मार्च करवाता था, घुमाता था। ओके, इस तरीके से वो मदर्स को पनिश भी करता था और अप्रिशिएट भी करता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा। आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा में हम लोगों को ये पढ़ना है कि हिटलर कभी भी जो है ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है जिससे नेगेटिव सेंस आता हो, जैसे किल करना, मर्डर करना, इंजर्ड करना, ठीक है, एसेसिनेट करना, इस तरीके से कभी हिटलर यूज़ नहीं किया है वर्ड को, बल्कि उस टाइम में लैंग्वेज को और मीडिया को बहुत ही केयरफुली तरीके से यूज़ किया जाता था। ओके, तो यही कुछ हम लोग आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा। नाजी regimes use languages and media with careful and often to a great effect. ओके, देखिए हिटलर के टाइम्स में
लैंग्वेज को और मीडिया को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से यूज़ किया जाता था। ओके, और इसका जो है वो ग्रेट इफेक्ट भी पड़ता था सोसाइटीज़ में। दे यूज्ड फिल्म, पिक्चर्स, रेडियो, पोस्टर एट्सेट्रा टू स्प्रेड द हेट्रेड फॉर ज्यूज। ओके, यानी कि फिल्म हो, पिक्चर्स हो, रेडियो हो, पोस्टर्स हो, ये सारे में जो है वो किस तरीके से हिटलर्स जो किस तरीके से ज्यूज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नफरत किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाता था फिल्म में, पिक्चर्स में, रेडियो में, पोस्टर में, ये सब में। ओके, नाजी वर्क्स ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल्स, टेप देयर इमोशंस एंड टर्न देयर hatred and anger at those marked as undesirable। ओके, बोला गया कि हिटलर्स पीपल्स के माइंड्स के ऊपर काम करता था, उनके इमोशंस को पूरा कैप्चर कर लेता था। ओके, और इस तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नफरत किया जाए, उनके प्रति अपना गुस्सा दिखलाया जाए, जो डिज़ायरेबल समझे जाते, जो अनडिज़ायरेबल समझे जाते थे उनके अगेंस्ट में। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये सारा पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं, नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल, मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ओके, कभी भी इस तरीके का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो आर्ट के तौर पे क्या यूज़ किया है यहाँ हम लोग देख लेंगे। मास किलिंग वे आर टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशंस फॉर जूज, यूथनेसिया फॉर डिसेबल्ड पर्सन। ओके, तो ये सारा कुछ जो है वो टाइप का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था हिटलर के टाइम में। ओके, स्पेशल ट्रीटमेंट किसके लिए? किसी को अगर मास किलिंग करना हो सॉरी, मास किलिंग कहने का मतलब कि पूरी अगर पॉपुलेशंस को अगर किल करना है तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता था। किसी जूस लोग को अगर एसेसिनेट करना है तो वो फाइनल सॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता था। किसी डिसेबल्ड पर्सनस को अगर मारना है तो वो यूथनेसिया के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्शन, डिसइंफेक्शन। ओके, ये सारा वर्ड जो है वो गैस चैम्बर के लिए किया जाता था। इवेक्वेशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू द गैस चैम्बर। अगर किसी को गैस चैम्बर में थ्रोन करना है तो वो इवेक्वेशंस के नाम से जो है वो वर्ड को यूज़ करता था। गैस चैम्बर्स वे आर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरिया। गैस चैम्बर में जो थ्रो किया जाता था या जो गैस चैम्बर होते थे उसे डिसइंफेक्शन एरियाज के नाम से जाता था। एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड फेक शावर्स। जो गैस चैम्बर होते थे या डिसइंफेक्शन एरिया होता था वो एक तरीके से बाथरूम की तरह दिखता था और उसमें वो सारे सामान थे जैसे फेक शावर, यानी शावर लगा हुआ था उसमें। इस तरीके से बाथरूम जो था वो इक्विप्ड था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके, क्राइम्स यानी कि इनोसेंट लोगों को मारना ओबियसली एक क्राइम्स था ह्यूमैनिटीज़ के अगेंस्ट में। ओके, और उसमें हम लोग ये भी जान रहे हैं कि मीडिया जो थी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हिटलर को सपोर्ट भी करती थी और लैंग्वेज को बहुत ख़ास तरीके से यूज़ किया जाता था। ओके, तो चलिए हम लोग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जानते हैं। People saw the world through the Nazi eyes, spoke the Nazi languages. All times, even the Jews began to believe in the Nazi stereotype about them. Okay? यहाँ पर जो पीपल्स थे वो जर्मनी के लोग नाजी लोगों के आंखों से देखते थे, उसी तरीके से लैंग्वेज भी बोलते थे, नाजी टाइप्स की लैंग्वेज। इवन बताया गया कि उस वक्त में जो जूस लोग थे वो भी ये मानने लगे थे कि हम सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेरियोटाइप्स है। स्टेरियोटाइप्स मतलब सोसाइटी को बर्बाद करने वाले, इवेल है। ओके, तो इस तरीके से जो जूस लोग थे उनके साथ हिटलर्स का रवैया होता था, बहुत ही ब्रूटल जो टाइप्स का सलूक होता था। इसमें थोड़ा सा ये भी जानना है
के सोसाइटीज़ में जो ज्यूज़ लोग होते थे उनके घर के सामने मार्क कर दिया जाता था कि ये अनडिज़ायरेबल पीपल्स के या ग्रुप्स के लोग हैं। ओके, और इस तरीके से उनके साथ सोसाइटी में सलूक किया जाता था। अब आ जाते हैं नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, इसमें हम लोग को जानना है कि हिटलर्स ने जो क्राइम किया था जर्मनी के अंदर में, इनोसेंट लोगों को मारना, या उसमें और भी जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो ये सारे के नॉलेज, ये सब के बारे में, यानी कि जो हॉरर एक टाइम आया था हिटलर्स के पीरियड में, तो क्या लोगों को कैसे जानकारी मिली उसके बारे में। तो बताया गया कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार की एंड हुई, उसके बाद जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिला उन लोगों से जो घीटोज में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रह रहे थे। ओके, वो लोग पैम्पलेट्स, डायरीज, ये सारा कुछ वगैरह लिखते रहते थे। ओके, बाद में वो सब कुछ जो है वो वर्ल्ड के हाथ में लगा कि किस तरीके से जो अनडिज़ायरेबल पीपल थे या स्पेशली जूस पीपल थे उनके साथ ऐसा सलूक होता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। Knowledge about the Holocaust. It was only after the war ended that people came to know about the what happened. Okay, बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही ये सामने आया कि किस तरीके से जो है वो रवैया था हिटलर्स का अनडिज़ायरेबल पीपल्स के खिलाफ। ओके, द जूज वांटेड world to know about the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation. ओके, बोला गया कि जो ज्यूज लोग थे ये वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को पता चले कि उनका क्या रवैया था, वो किस तरीके से झेले थे हिटलर्स के टाइम में। ओके, और हिटलर्स जो था या नाजी जो लोग जो थे वो किलिंग ऑपरेशन चलाए थे कि जितने भी ज्यूज हैं उन सबको जो है वो मार दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। घीटोज। ओके, घीटोज एंड कैंप्स इनहेबिटेंट हु रोड डायरीज, केप्ट नोट्स एंड क्रिएट आर्चिव्स। ओके, बोला गया कि जो लोग घीटोज में और कैंप में रह रहे थे वो लोग डायरीज लिखते थे, इसके अलावा नोट बुक अपने पास रखते थे और बहुत सारे आर्चिव्स जो है वो लिखते थे। बताया गया है कि इन सारे से जो है एक सीन का पता चलता है, एक हॉरर टाइप्स का जो डिजाइन था उसके बारे में पता चलता है। ओके, चलिए लास्ट हमारा ये पॉइंट्स है। दे जस्ट वांटेड टू लीव इवन इफ इट वाज फॉर अ फ्यू आवर्स टेल द वर्ल्ड अबाउट द हॉलोकास्ट। ओके, यानी कि ज्यूज लोग ये चाहते थे कि हिटलर्स के जाने के कुछ घंटे पहले वर्ल्ड्स को पता चले कि क्या हॉलोकास्ट था, यानी क्या एक हॉरर इस सीन था जो हिटलर सारे ज्यूज लोगों को किल करना चाहता था। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होने को आया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट्स करें, हम उस कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।